बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाबी के जलसे की नाकामी के बाद पीटीआई में एक जूतम पेजार चल रही है और इस बात पर भी पार्टी को गहरा सदमा और हैरत है कि पंजाब में पहले से भी ज़्यादा अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया और केपी में इमरान खान की और पीटीआई की हवा उखड़ने लगी है, बल्कि अब इसमें कुछ तेज़ी आ गई है और पुख्तूनख्वा सूबे के पूरे सूबे में अवाम पीटीआई की तहरीक से दूर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बड़ी ठोस 3 वजूहात हैं और IMF ने 26वीं तरमीम का नोटिस ले लिया है और साथ ही इस बात पर भी सख्त बरहमी ज़ाहिर की है कि ये सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकर्री क्यों की जा रही है। गौहर खान ने एक बड़ी गलत बयानी की है और ट्रंप, नेतन्याहू और इमरान खान की ट्राइका क्या बन पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। जूतम पेजार का किस्सा ये है कि मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि 8,000 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। अगर रियायत करें तो हम इनको 10,000 कह सकते हैं। सवाबी का जलसा पीटीआई के अब तक के जहां होने वाले जलसों में सबसे छोटा था, लेकिन कल ये रिपोर्टें वहाँ के अखबार नवीसों की ज़बानी सुनने को मिली कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं थे और 8-10 हज़ार का तअस्सुर दरअसल इसलिए बना कि ये जो कुर्सियाँ लगाई गई थी बीच बीच में इनको खाली रखा गया और इस तरह इन्होंने ये तअस्सुर कायम किया और तस्वीर बनाई जैसे ये पूरी कुर्सियाँ भरी हुई थी। ज़ाहिर है जब ओवरव्यू आप लेते हैं, पैनोरामिक व्यू पूरे किसी जलसे का, तो उसमें आपको कुर्सियों के अंदर मौजूद खला नज़र नहीं आते। ये खला यहाँ हम लाहौर में बैठकर नहीं देख सकते थे, लेकिन पुख्तूनख्वा के सहाफ़ियों ने बताया कि अंदर खला थे और जलसा किसी भी सूरत 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं था। लेकिन चलिए मैं अपनी कल वाली बात ही पर कायम रहता हूँ और कहता हूँ कि 8,000 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। तो माजी में गंडापुर ने इसी सवाबी में 12-12, 14-14 हज़ार के जलसे किए हैं और 12-14 हज़ार में और 8,000 में अगर आदो-आद का फ़र्क नहीं है तो आदो-आद से कुछ ही ज़्यादा का तनासब हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं। तो ये एक हैरत अंगेज़ नाकामी है जिसमें अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो ये कह रहा है कि दरअसल पार्टी में इख्तिलाफ़ात थे और इख्तिलाफ़ात की वजह से लोग नहीं आए। भाई जब यौम एहतजाज 8 फरवरी इलेक्शन डकैती, मैंडेट चोरी, फार्म 47-45 का सारा गुल गपारा सुनकर भाई अगर अवाम नहीं निकले तो आप इसको ज़बरदस्ती पार्टी की अंदरूनी चपकलश के सर कैसे मर सकते हैं। ठीक है, पार्टी के अंदर चपकलश है। जलसे में भी हमने देखा आतिफ खान को तकरीर नहीं करने दी, शेर मरवत ने हूटिंग की वो सलमान अकरम राजा पर। वो माशाल्लाह इतना बेशर्म आदमी है कि उसको कभी भी बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ। इससे पहले पार्टी का ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया, ये तब भी इसकी इज़्ज़त नफ्स पर आँच तक नहीं आई। पीटीआई में यही खूबी है कि इज़्ज़त नफ्स का या ज़मीर का या दयानतदारी का इनके अंदर कोई एहसास मौजूद नहीं होता। जो चाहे आप करें। ये अब शेर मरवत को ही आप ले लीजिए कि इतनी बेइज्जती इसने इमरान खान से भी करवाई, पार्टी की लीडरों से भी करवाई और फिर वो चढ़ गया सवाबी के जलसे में। तो खैर ये जो इख्तिलाफ़ात है इनकी कहानी अलग है, लेकिन सूबा पख्तूनख्वा में ये पीटीआई का इतना बड़ा डिज़ास्टर था ये जलसा। अब पार्टी के अंदर जूतम पेजार चल रही है कि तुम ज़िम्मेदार हो। जुनैद अकबर जो नया सदर है ये वजाहतें देता फिरता गंडापुर को, और गंडापुर अपनी निजी मजलिसों में इसे नालायक कहता है और आतिफ खान का ग्रुप अलग से है और इनके ख़िलाफ़ कई लोग मुत्तहद हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ गंद मचा हुआ है। हकीकत कुछ और है। जलसा इनका नाकाम हुआ है, पब्लिक नहीं आई है और सूबे के अवाम ने पीटीआई से अच्छी खासी दूरी का मुजाहरा किया और वहाँ जाने वाले मौजूद सहाफ़ी यही बताते हैं कि कोई गर्म जोशी जो माजी में पीटीआई के जलसे, मसलन आप जुलूस में शिरकत नहीं कर रहे लेकिन जुलूस गुज़र रहा है तो आप अपनी दुकान के आगे, मकान के आगे, मकान की छत पर खड़े होकर उसको वेलकम कर रहे हैं, ये भी एक इज़हारे मकबूलियत का एक मुजाहरा होता है, यकजहती का एक इजहार होता है। तो ये चीज़ इस मरतबा नज़र नहीं आई। तो इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजूहात मैं आगे चलकर अर्ज़ करता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं कि पंजाब में माजी के मुकाबले में, पंजाब में भी माजी के मुकाबले में इस मरतबा अदम दिलचस्पी का तनासब ज़्यादा था।
لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کا ایک خبرنامہ سنا، اس نے پنجاب کے 10-15 شہروں کے نام لیے کہ فلاں شہر میں بھی منڈی فلانی گنج میں بھی بھرپور مظاہرہ ہوا، آدمی کتنے دکھا رہا ہے 15 آدمی، فلاں شہر میں بھی زبردست مظاہرہ ہوا، آدمی کتنے دکھا رہا ہے 25، فلاں شہر میں بھی بھرپور مظاہرہ کیا گیا، کتنے آدمی دکھا رہا ہے 28۔ یعنی یہ خود وہ دکھا رہا ہے خبرنامہ اور اس میں کہہ رہا ہے کہ زبردست مظاہرہ ہوا، فلاں جگہ پر بھی بھرپور مظاہرہ ہوا۔ بات وہی ہے جو میں نے کل کہی تھی کہ پورے پنجاب سے ان کے جتنے لوگ نکلے وہ 1000 سے زیادہ نہیں تھے۔ لاہور میں رات کو انہوں نے کوئی 70-80 افراد کا ایک جلوس نکلا لاہور میں رات کو، اور تھوڑی سی جھلک دکھا کر وہ غائب ہو گیا۔ اور وہ بیچاری عالیہ حمزہ جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ تم نے پورے پنجاب کو جام کر دینا ہے اگر جلسہ کی اجازت نہ ملی، تو وہ اپنے محلے میں بھی کوئی قابل ذکر تعداد میں لوگوں کو نہیں نکال سکی۔ اس کے محلے میں ایک چھوٹی سی جلوسی، جیسے 15-20 افراد کا ایک جلوسی، وہ اپنی گلی میں نکلی اور پھر وہ اس بڑے جلوس میں رات کو شامل ہو گئی جو 60-70 آدمیوں کا ایک جلوس لاہور میں لبرٹی علاقے میں نکلا۔ تو یہ جناب ان کی صورتحال ہے پنجاب میں۔ تو اچھا، اب کے پی میں یہ سب وہاں کے صحافی، سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پی ٹی آئی کی ہوا اکھڑ رہی ہے، اس کی مقبولیت میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور اتنی نمایاں کمی ہوئی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے عہدیدار اعتراف کر رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جو میں نے تجزیہ کیا اس کی 3 وجوہات ہیں۔ عام طور پر جو وہاں کے صحافی ہے وہ 2 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ گورننس بہت ہی بری ہے، حالات بہت خراب ہیں، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا۔ ترقیاتی کام تو ہوتا ہے کوئی نیا منصوبہ، جس طرح پنجاب میں چل رہے ہیں، جس طرح سندھ میں بھی چل رہے ہیں، اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، جو نالی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بھی مرمت نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے، یہ مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ ہسپتالوں کی حالت جو ہے وہ میرے خیال میں اس وقت ایک عالمی سطح پر اگر سروے کرایا جائے تو دنیا کے کسی خطے میں ہسپتالوں کی حالت سب سے تباہ ہے تو وہ پختونخوا ہے۔ پختونخوا کی ٹکر کا دنیا میں کوئی علاقہ نہیں، کوئی افریقی ملک بھی اس میں پختونخوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں جو صحت کی صورتحال ہے، مریض خود کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے اسپتالوں میں ہیں، مریض جن کے پاس پیسہ ہے وہ کراچی چلے جاتے ہیں، لاہور آ جاتے ہیں، پنڈی آ جاتے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ پختونخوا میں تو کوئی ڈاکٹر ہے، نہ ہسپتال، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی دوا، کچھ بھی نہیں ہے، اور جعلی دوائیاں۔ ایک حکومتی سروے تھا پورے پاکستان میں، ویسے تو پورے پاکستان میں جعلی دوائیاں بکتی ہیں، تھوڑی بہت ان پر روک بھی ہوتی ہے، پکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن 90% جعلی دوائیاں پختونخوا صوبے میں فروخت ہو رہی ہیں اور بنتی بھی وہی ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کی اور وزیروں کی سرپرستی میں جعلی دواؤں کے کارخانے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے یہ حکومت اگر تحقیقات کرائے تبھی پتہ چلے گا، لیکن حکومت پختونخوا کے معاملات میں زیادہ مداخلت اس لیے نہیں کر رہی کہ پھر وہ ایک ان کا پروپیگنڈا جو ہے کہ ہماری صوبے کی حکومت کو دبایا جا رہا ہے۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کرپشن کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ گنڈا پور خود کرپشن کر رہا ہے، اور گنڈا پور کے نیچے جتنے وزیر ہیں وہ سب کرپشن کر رہے ہیں، اور جو مخالف گروپ ہے وہ بھی کرپشن کر رہا ہے، اور یہ جو گنڈا پور کا گروپ ہے یہ بھی کرپشن کر رہا ہے۔ یعنی پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کے جتنے گروپ ہیں اپنے اپنے دائرے میں سبھی کرپشن کر رہے ہیں۔ بلکہ اس میں سونے کو سہاگا بنانے کے لیے بشرا بی بی وہاں جب رہی ہے تو اس نے وہاں بھی اپنا ریکٹ بنایا جس میں زیادہ تر خواتین تھی، اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن پھر بیچ میں یہ ہوا کہ وہ سزا ہو گئی اور موصوفہ جیل پہنچ گئی۔ اس طرح وہ اس کا ریکٹ جو تھا کرپشن کا وہ ٹوٹ گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ کہ ہر روز ایک ہی نعرے، انقلاب لائیں گے، اسلام آباد کو تہس نہس کر دیں گے، عمران خان کو چھڑائیں گے، اور دھمکیاں اور گالیاں، یہ ساری چیزیں اب اس کا جو کاؤنٹر ری ایکشن جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں۔ ایک منفی رد عمل جنریٹ ہو رہا ہے وہاں پختونخوا کے عوام میں، جس کا پی ٹی آئی کو پہلے اندازہ نہیں تھا لیکن اب ہو رہا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، لیکن ایک تیسری وجہ جس پر توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے، یا زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے کہ وہاں جو پختون کارڈ کا استعمال کیا گیا، یہ پختون کارڈ ثوابی کے جلسے میں بھی نظر آیا۔
गालियां दी गई फौज को, तुम्हारे बाप ने ये किया है, अपने बाप की खैर मनाओ, अब अपनी खैर मनाओ, इस तरह की बातें, पुख्तून कार्ड, पुख्तून गैरतमंद पुख्तूनों, इस तरह की तकरीरें वहाँ होती रही हैं। और बहुत सारी तकरीरें वहाँ पुश्तों में हुई हैं। जो पुश्तो जानते हैं उन्होंने वो देखा होगा कि क्या कुछ नहीं कहा गया। गंडापुर का लहजा धमकियों की हद तक नरम था, यानी उसने उस तरह की धमकियां नहीं दी कि एक लाश गिराओगे तो हम 10 लाशें गिराएंगे और घुस जाएंगे, इस तरह की बातें तो नहीं की। लेकिन उसने रियासत पर जो थूकने का एक कभी और मकरू फेल किया है, और जिस तरह वहाँ मौजूद स्टेज पर मौजूद ओहदेदारों ने उसे दाद दी है, तो उससे भी एक तसर जो गया है सूबे के अवाम में, रियासत पर ये चीज़ इनके अपने खिलाफ गई है। और पुख्तून कार्ड का इस्तेमाल, फिर जिस तरह ये अलहदगी की बातें करते रहे, ये पुख्तून कार्ड इनका नाकाम तो हो गया है। नाकाम क्यों हुआ है कि इनकी जो पुश्त बना थी TTP और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको अपनी पड़ गई है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है वहाँ जो हुई है। एक तो ये है कि अमेरिका, बाइडेन सरकार इनकी मदद कर रही थी तालिबान की, वो मदद बंद हो गई, उसके बाद से बड़ी परेशानी है। और फिर ये कि इनके अंदर एक बगावत हो गई है TTP के ख़िलाफ़, यानी तहरीक तालिबान में एक धड़ा जो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, वो अब खुलकर TTP के ख़िलाफ़ आ गया है। और जिसकी वजह से TTP के अंदर भी एक मायूसी और बेचारगी का एहसास बढ़ रहा है। और ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि TTP के कुछ जो सेल्स हैं, उन्होंने ये एक इत्तला हुकाम बाला तक पहुँचाई है कि हम अब दहशत गर्दी नहीं करेंगे, हमें यानी नोट किया जाए और हमें किसी भी ऑपरेशन में माफ़ रखा जाए। इस तरह की ख़बरें, इस तरह के पैगामात वहाँ से मिल रहे हैं। TTP की सफ़ों में तोड़ फोड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि TTP ख़त्म हो गई है, उनकी दहशत गर्दी अभी जारी रहेगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि दहशत गर्दी की रेशो में, रफ्तार में, वाक़यात में, इनकी हिलाकत खेज़ी में कमी आने की बड़ी कवी किस्म की तवक्को है। तो PTI को इस तरफ से भी मायूसी हुई है, और इस वजह से वो पुख्तून कार्ड का इस्तेमाल वो अब उस तरह से तो नहीं कर रहे कि पुख्तूनिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। लेकिन पुख्तूनों, गैरतमंद पुख्तूनों, यानी एक उनको लाइन अप करने के जो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं कि पुख्तून को पंजाबियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए। और जवाबी तौर पर ज़ाहिर है पंजाब में भी कोई ना कोई नाहंजार किस्म की, ना आगबत देश किस्म की तंजीम उठ खड़ी होगी और वो कहेगी कि पंजाब से पुख्तूनों को निकालो। तो ये इनकी गेम है जो पूरी नहीं होती नज़र आ रही, इसमें भी इनको नाकामी है। कल सारा दिन PTI की एक सफ़ से लेकर दूसरी सफ़ तक, या उनकी सफ़ों के एक किनारे से दूसरे सफ़ों तक हमने ये ख़बरें सुनी कि IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है, हंगामी बुनियादों पर पहुंचा है। उसने 26वीं तरमीम का नोटिस ले लिया है, जजों के तबादले का नोटिस ले लिया है, और वो आज़ाद अदलिया का नारा उन्होंने लगाया और कहा है कि अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो हम मदद नहीं देंगे। ये अदलिया की आज़ादी का जो मुबाहसा इन्होंने शुरू कर रखा है, इसमें इसका कोई वज़न तो है ही नहीं। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ कि IMF ने आज तक दुनिया के किस ऐसे मुल्क की मदद रुकी है जहाँ आज़ाद अदलिया मुतनाज़ा हो गई हो? मिस्र में अदलिया है ही नहीं। मिस्र में फ़ौज की जो हुक्मरान पार्टी है उसके कारंदे, बल्कि अक्सर अदालतों में अनपढ़ किस्म के लोग भी उन्होंने लगाए होते हैं। और वो मिस्र में कोई अदालती अदलिया की आज़ादी का तो सवाल ही बड़ी अजीब व गरीब कैफियत रखता है। वहाँ जज जो है वो हुकूमत के लिखे हुए फैसले सुनाते हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत जब ख़त्म की गई तो उसके दसियों हज़ार अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिनमें से कुछ को मौत की सज़ा भी दी गई है, कुछ 40-50 को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, और दसियों हज़ार अफराद को 10 साल 14 साल की कैद दी गई है। वहाँ कोई सियासी जमात नहीं है, एक जक जमाती निज़ाम कायम है, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, प्रेस नहीं है, प्रेस फ्रीडम का कोई तसव्वुर तक नहीं है। तो IMF तो उसे सबसे ज़्यादा इमदाद दे रहा है मिस्र को। तो लेकिन जहाँ हमने ये सुना कि उन्होंने 26वीं तरमीम का नोटिस ले लिया है और जजों की तकर्री का नोटिस भी ले लिया, और आज़ाद अदलिया के लिए वो जजों से भी मुलाकातें करेंगे और फिर जायज़ा लेंगे कि अदलिया कितनी आज़ाद है, कितनी कठपुतली है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का तवाज़ुन देखेंगे कि कितने जज PTI के हामी हैं और कितने PTI के ख़िलाफ़ हैं, फिर आज़ादाना इलेक्शन की गारंटी भी लेंगे। ये सारी चीज़ें अगर ना हुई तो इमदाद रुक जाएगी। ये ख़बरें हम सारा दिन सुनते रहे, और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त ठोस वजह जो PTI के एक यूट्यूबर, वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एजाज़ी या गैर एलानिया PR ऑफिसर भी हैं,
तूर साहब, उन्होंने जो ठोस वजह दी वो तो जनाब इतनी ठोस है कि ठीक है आप उनके पसंद करें या ना करें, उनकी ठोस वजह से आप इनकार नहीं कर सकते। इतनी ठोस वजह उन्होंने तलाश की है कि इस बुनियाद पर IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा, अगली किस्त ख़त्म, अगली किस्त का किस्सा ही ख़त्म, कोई पाकिस्तान को मदद नहीं मिल रही। इसके बाद माशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ठोस वजह आप सुनिए और सर धुनिए। तो तूर साहब ने जो ठोस वजह बताई है वो ये है कि IMF का वफद जल्द ही कल परसों चीफ जस्टिस से मिलेगा, फिर आइनी बेंच के सरबराह से मिलेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से। और जस्टिस अमीन साहब की अंग्रेज़ी चूँकि कमज़ोर है, लिहाजा IMF ये फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान को मदद नहीं देनी। ज़ाहिर है उन्होंने IMF का चार्टर पढ़ा होगा, तो उस चार्टर में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि अगर किसी मुल्क की अदालत का कोई आइनी बेंच ऐसा है जिसका सरबराह कमज़ोर अंग्रेज़ी बोलता है तो उस मुल्क को इमदाद नहीं दी जाएगी। अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन कमज़ोर अंग्रेज़ी ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मुल्क को तो हम इमदाद के नाम पर $1 भी नहीं देंगे। मेरे ख्याल में ये IMF के चार्टर में लिखा हुआ है और हमें चूँकि पता नहीं है कि चार्टर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, BLA के इन तर्जमान साहब को पता होगा। तो बहरहाल ये ऐसी ठोस वजह है कि जिसे सुनकर मेरे ख्याल है हुकूमत की टांगें भी काँप गई होंगी। तो अब तो IMF का प्रोग्राम गया। अब इस सारे ड्रामे का जो ड्राफ्ट सीन था वो बड़ा दिलचस्प था। IMF के तर्जमान ने कहा कि यानी ये जो बातें हो रही है ना कि 26वीं तरमीम का नोटिस ले लिया, जजों की तकर्री का नोटिस ले लिया और पता नहीं वो पिका जो आर्डिनेंस है उसका नोटिस ले लिया और फार्म 47-45 का नोटिस ले लिया। तो IMF ने कहा कि जब हमारा वफद जाएगा पाकिस्तान से तो वो मुतल्लका अमूर पर बात होगी, इसके अलावा बात नहीं होगी। मुतल्लका अमूर से मुराद ये है कि मालियाती अहदाफ और जो मालियाती शर्तें हैं IMF की इमदाद में, IMF के फंड्स में कभी भी सियासी जमहूरी मामलात ज़ेर बहस नहीं आते। वो जिन मुल्कों में बादशाहत होती है IMF वहाँ भी कर्ज़ा देता है, जिन मुल्कों में यकजमाती आमरीद होती है वहाँ भी कर्ज़ा देता है। IMF का जो क्राइटेरिया है मदद देने का या ना देने का, वो चाहे ज़ालमाना हो चाहे सख्त हो, लेकिन उसका ताल्लुक मालियाती शर्तों से होता है कि आपने फ़लाँ टैक्सेशन करनी है, इतने टैक्स वसूल करने, इतना रेवेन्यू बढ़ाना है, इतने अखराजात पर कट लगानी है, फ़लाँ प्रोग्राम बंद करना है, फ़लाँ सब्सिडी बंद करनी है। IMF की शर्तें ये हुआ करती हैं। अच्छा, अब गौहर खान की गलत बयानी, उन्होंने कहा कि हमें अपनी PTI की मदद के लिए, इमरान खान को रिहा कराने के लिए अमरीकी मदद की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये तरदीद की है। असूली तौर पर तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन तरदीद कितनी गलत है। पिछले कई महीनों से PTI अमेरिका में जो लॉबिंग कर रही है करोड़ों डॉलर की, लाखों डॉलर की नहीं, ये कुछ पहले खबरें आती हैं कि लाखों नहीं करोड़ों डॉलर इन्होंने खर्च किए हैं वहाँ के सेनेटर्स पर, प्रेस पर, दूसरी यानी जो असरअंदाज होने वाली टीमों पर। वो किस लिए की गई? अगर अमेरिका की मदद नहीं चाहिए थी तो फिर वो सारा प्रोपेगेंडा क्या था? और फिर दूसरी बात ये कि 4 महीनों से हम सुन रहे हैं, 4-5 महीनों से, कि ट्रंप जदों आएगा तो लग पता जाएगा, ट्रंप आकर ये करेगा। तो वो कौन हजरात थे जो टीवी पर बैठकर आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले टीवी पर बैठकर ये ऐलानात करते रहे कि ट्रंप का एक फ़ोन अगले हफ्ते आने वाला है। और जिस दिन ट्रंप इलेक्शन जीता तो उस दिन भी इन्होंने टीवी पर बैठ, मेरा इशारा मुशाहिद हुसैन की तरफ नहीं है, बातें तो वो भी इसी तरह की कर रहा है, मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो PTI के ओहदेदार हैं, PTI के से वाबस्तगी रखने वाले एंकर पर्सन हैं। उन्होंने कई चैनल्स पर बैठकर कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसद्दका इतला है कि ट्रंप का ट्वीट आने वाला है। ये 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की। वो क्या था? फिर वो जो ग्रेनियल साहब के ट्वीट पर जो गुल मचा, और फिर जब उन्होंने ट्वीट करना बंद कर दिए तो वो कौन थे जिन्होंने इनको अप्रोच किया और कहा कि आपका ट्वीट नहीं आया, बराह करम ट्वीट जारी करें। उसने आगे से झाड़ पिला दी। और फिर दूसरे अरकान कांग्रेस और दूसरे सेनेटर इनसे राब्ते, और जो जिनका यहूदी इंडिया लिंक साफ ज़ाहिर है, उनसे मुलाकातें, उनको डिनर, उनके साथ मीटिंग्स, ये सब कुछ क्या था? बात असल में ये है कि ये सारी मेहनत ज़ाया हुई है और अमेरिका के ट्रंप के एजेंडे पर फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं है।
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ امریکی امداد کے انگور کھٹے ہیں۔ گوہر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی امداد کے انگور کھٹے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ کہانی ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ دیکھیے، اس میں نیتن یاہو ایک فنکشن ہے، اس میں کرسی پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو ٹرمپ صاحب، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر طاقت اس وقت، یعنی پوری دنیا کو جس نے ڈرا رکھا ہے، اس امریکہ کا صدر ٹرمپ یاہو کی کرسی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کی میزبانی ٹرمپ نے کبھی چینی صدر، کبھی روسی صدر کا اگر امریکہ آنا ہو تو ان پر بھی وہ نہیں کرتا۔ برطانیہ، فرانس، یورپی یونین کے ممالک اور جو دوسرے ان کے اتحادی ہیں، مصر، یہ کام ٹرمپ نے نہیں کیا اور نہ ہی ان سے توقع کی جا سکتی۔ لیکن نیتن یاہو کے ساتھ یہ سلوک، یہ ایک ایجنڈا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی ایجنڈا اس وقت ٹرمپ کا سب سے بڑا ایجنڈا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال غلط ثابت ہوا کہ ٹرمپ آتے ہی یورپی یونین، یوکرائن، روس، چین، ان موضوعات کو چھیڑے گا۔ جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اس نے جو مسئلہ چھیڑا وہ مڈل ایسٹ کا تھا، مسلمانوں کے خلاف۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ یہودیوں سے ایک قدم آگے ہے۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک مسجد اقصی گر نہیں جاتی تو میسیح نہیں آئے گا۔ ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے نا، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے کہ تو میسیح نہیں آئے گا، لہٰذا مسجد اقصی کو گرانا ضروری ہے۔ لیکن ٹرمپ عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ فرقے کے جس چرچ سے تعلق رکھتا ہے، وہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب تک بیت المقدس میں مسلمان آباد ہیں، حضرت مسیح واپس سے نہیں آئیں گے، ان کی آمد ثانی نہیں ہوگی۔ تو ٹرمپ کے اور ان کے فرقے کے، سارے پروٹسٹنٹ فرقے کی بات نہیں کر رہا، پروٹسٹنٹ فرقے کے جس چرچ کے ساتھ ایک ذیلی فرقہ ہے انتہا پسند، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت المقدس کو مرتدین کے وجود سے پاک ہونا چاہیے، اور مرتد سے مراد مسلمان ہیں، عیسائی اور یہودی۔ یہودیوں کو جس طرح ہم یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، تو عیسائی یہودیوں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو مرتد سمجھتے ہیں۔ عیسائی نہیں، یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے مرتدین کا صفایا ضروری ہے۔ تو اب آپ لنک ملائیے، ابھی مطالبہ ہے، ابھی فیصلہ ہے کہ غزہ سے 20 لاکھ فلسطینیوں کو، یعنی مرتدین کو نکال دیا جائے گا۔ تو غزہ ابھی تو فلسطین کا حصہ ہے اور بیت المقدس بھی فلسطین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آئے گی باری مغربی کنارے کی، جس میں بیت المقدس واقع ہے، آدھا یہودیوں کی آبادی پر ہے اور آدھے میں مسلمانوں کی آبادی ہے، بیچ میں کچھ عیسائی وغیرہ بھی ہے۔ تو بیت المقدس کو مسلمانوں سے خالی کرانا، یعنی یہ ٹرمپ ایک قدم آگے ہے۔ تو اس تگڑم میں عمران خان فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے کئی برس سے، اور ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے پروٹسٹنٹس کے اس فرقے سے اور یہودیوں سے۔ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے عمران خان ان کا ممبر ہے، لیکن فی الحال ٹرمپ کا جو پلان ہے اس میں پاکستان آتا نہیں ہے۔ پاکستان آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے ایٹمی ہتھیاروں سے خطرہ ہے، لیکن یہ ذرا طویل المدتی خدشات ہے۔ فوری طور پر پاکستان امریکہ ٹرمپ کے اس پروجیکٹ میں نہیں آتا۔ تو عمران خان بہرحال پوری کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ، نیتن یاہو اور عمران، یہ تین کی تگڑم بنے، تین کی ٹرائکا بنے، تین کی ٹرینیٹی بنے، تثلیث بنے، تکون بنے، لیکن ابھی تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور کامیاب ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔